साल 2020 में कौन से ऐसे 10 WWE सुपरस्टार हैं जिन्होंने प्रोडक्ट को मस्ट वॉच बनाया और इनको हम कभी देख के बोर नहीं हुए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस टॉप 10 वीडियो में। और साल 2020 खत्म होने वाला है, ऑब्वियसली वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स जो कि हमने देखा है अपनी पूरी जिंदगी में। लेकिन WWE का काउंटडाउन करने का मेरा मन था और कई सारी मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हम बेस्ट ऑफ 2020 की बात करेंगे। तो अपने आप में कोई सीरीज नहीं है बल्कि टॉप 10 का ही कुछ पार्ट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको नहीं पता होगा कि हमारी टॉप 10 की एक पूरी प्लेलिस्ट है भाई, जिसमें 100 से भी ज्यादा वीडियोज हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सी नॉलेज, बहुत सी चीजें उसके अंदर भरी हुई है, तो डेफिनेटली आप उसको जाके चेकआउट करें। अब WWE का साल 2020 बहुत ही ज़्यादा यूनिक था गाइज, और कई सारे सुपरस्टार्स अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए और कई सारे जो प्लान्स WWE के थे ओरिजिनली वो उनको कैंसिल करने पड़ गए। लेकिन 10 नाम मैंने ऐसे चुने हैं जिनको देख के मैं बोर नहीं हुआ। और नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स का। अब ये सब शुरुआत हुई थी AJ की जब सुपर शोडाउन के अंदर वो 2-1 ट्रॉफी जीत रहे थे। आपको याद होगा कि वो भी एक इवेंट इसी साल का पार्ट था, लेकिन वहाँ अंडरटेकर ने आके उनका जो है वो दिन खराब कर दिया था और इंस्टेड अंडरटेकर उस मैच को जीत गए थे। लेकिन ये सेगमेंट शुरुआत थी एक ऐसे मैच के बिल्डअप की जो कि आज तक हमने WWE की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा था, एंड दैट वाज द बोनयार्ड मैच एट रेसलमेनिया 36, जो कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा टॉप 10 मैचेस की, बेस्ट मैचेस की इस साल में, तो डेफिनेटली वो लिस्ट में कहीं ना कहीं तो फीचर करेगा। और ये एक ऐसी चीज थी जो कि हमें देखने को मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉकडाउन था और अंडरटेकर का जो नया कैरेक्टर हमें देखने को मिला उसका रीजन भी सिर्फ यही था। लेकिन हम AJ स्टाइल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस, तो उन्होंने बिल्कुल जो है यहाँ पे 100% अपना दिया। कमाल की उनकी परफॉर्मेंस थी, कमाल का उनका मैच था। और उसके बाद वो बहुत क्लोज आ गए थे मनी इन द बैंक जीतने के। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ भी जो है उनकी छोटी सी रन रही थी। लेकिन अब मंडे नाइट रॉ पे AJ आ चुके हैं इस नए ड्राफ्ट के बाद, और अभी भी उनको मैं पूरे तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज में उनका रोल था। और अब जो है उनको मौका मिल रहा है फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो अगर हम पूरा साल 2020 देखें तो AJ स्टाइल्स की बुकिंग काफी कंसिस्टेंट रही है और उन्होंने डेफिनेटली हम सबको एंटरटेन कराए। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक ऐसा नाम आता है जिनको मैं लिस्ट में और भी ऊपर डालना चाहता था, और ये है साशा बैंक्स। और क्यों नहीं डाला वो इसलिए क्योंकि और भी जो नाम है वो डेफिनेटली ऊपर थे और बहुत मुश्किल था मेरे लिए लिस्ट बनाना। और साशा बैंक्स गाइज इस साल में क्या ही उनका ईयर रहा है, मतलब उनको एक ऐसा मौका WWE ने दिया जो कई सालों से मेन रोस्टर पे उनको नहीं मिल पा रहा था। और रॉयल रंबल में जब वो थी ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली वो उस मैच को जीतेंगी और बेली को वो चैलेंज करेंगी रेसलमेनिया में। लेकिन WWE ने ये डिसाइड करा कि भाई इस मैच को हम रेसलमेनिया में नहीं करेंगे, हम इसको खींचेंगे और एक लंबी फ्यूड बनाएंगे। और ऑलमोस्ट पूरा साल जो है उन्होंने इस फ्यूड से निकाल दिया। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फ्यूड वॉज कि एक मोमेंट पे भी हम बोर नहीं हुए। और साशा की परफॉर्मेंस इस पूरे समय पे बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उनको टैग टीम चैंपियन बनने का मौका मिला और उसके बाद जो उन्होंने प्रोमोस कट करे और मजे छीने सबके स्मैकडाउन पे, बहुत एंटरटेनिंग शोज इनकी तरफ से हमें देखने को मिले थे। और अब फाइनली हेल इन अ सेल में उन्होंने बेली को हरा दिया जब उन्होंने अपना फेस टर्न करा, और वो भी एक बहुत क्लासिक मोमेंट थी एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स जो कि इस साल हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली साशा बैंक्स डिजर्व करती हैं कि इस समय वो स्मैकडाउन की फेस हैं और प्रोबेबली अपने करियर का बेस्ट टाइम वो इस समय जी रही हैं। गाइज, नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और विमेन सुपरस्टार आती हैं और इनका नाम है आस्का। और मुझे डेफिनेटली जब ये साल शुरू हुआ था तो मैं अगर प्रिडिक्ट करता कि कौन टॉप 10 रहने वाला है तो शायद ही मैं आस्का को उस लिस्ट में डालता। और इनका साल कुछ खास शुरू भी नहीं हुआ था क्योंकि ये विमेन्स टैग टीम चैंपियन थी कायरी सेन के साथ, कबूकी वॉरियर्स इनकी टीम थी। और ऐसा लग नहीं रहा था कि आस्का को कुछ भी खास करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब बेकी लिंच रॉ विमेन्स चैंपियन बनी गाइस और उन्होंने अपना टाइटल आस्का को बस दे दिया, लोग उस समय पे सोच रहे थे कि यार ऐसा क्यों करा, आस्का क्या आखिर ऐसे डिजर्व करती हैं। लेकिन आस्का ने एक एक चीज जो है वो वर्थ को प्रूव करा और उन्होंने बता दिया कि भाई मेरे अलावा इस टाइटल को कोई भी डिजर्व नहीं करता था। और जिस तरीके से उन 3-4 मुश्किल महीनों में जब स्टोरी लाइन बहुत बेकार थी, रॉ के शो टेप चल रहे थे, आस्का काफी कम सुपरस्टार्स में से एक थी जिन्होंने हमें एंटरटेन करना बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। और उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक नया एलिमेंट डाला जो कि फनी, लाफ्टर, कॉमेडी वाला एलिमेंट था और अभी तक वो उसको कर रही है और बहुत ज्यादा मजा आता है देख के जिस तरीके से आस्का का यूज करा गया
और जिस तरीके से वो भाई इंग्लिश नहीं आती उन्हें तब भी उन्होंने हमें इतना एंटरटेन करा। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और बेकी लिंच की जगह मंडे नाइट रॉ पे लेना कोई इतना आसान काम तो था नहीं और उन्होंने बिल्कुल वो अच्छे से कराए। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो ये भी गाइस एक आउट ऑफ नोवेयर नाम है लेकिन डेफिनेटली डिजर्व करता है और ये है MVP। और जब MVP रॉयल रंबल में आए थे उनकी सरप्राइज एंट्री हुई थी, लोग शॉक हुए थे कुछ सेकंड के लिए, लेकिन सबको ये लग रहा था कि भाई ये एक बार होगा बस और MVP हमें अब कभी देखने को मिलेंगे नहीं। और उसके बाद से हमने धीरे धीरे देखा कि MVP कई सारी अपीयरेंसेस कर रहे थे मंडे नाइट रॉ पे और उन्होंने लाना से बॉबी लैशली को बचाया और हमको उस बेकार स्टोरी लाइन से बचाया। और अब उन्होंने सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन के साथ मिलकर हर्ट बिजनेस नाम की फैक्शन फॉर्म कर ली, जो कि गाइस मेरे हिसाब से सबसे फ्रेश आइडिया था पूरी मंडे नाइट रॉ पे इस साल जो हमें देखने को मिला है। और वो काफी एंटरटेनिंग भी लगता है, मतलब क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, पहले कभी नहीं देखा हुआ, इसलिए वो मजा आता है देख के। और MVP का इसके अंदर काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि MVP एज अ रेसलर मेरे हिसाब से तो है ही ठीक ठाक, लेकिन इस रोल में वो और भी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस तो ब्रे वायत का नाम आता है यहाँ पे और उनके साथ ऑब्वियसली द फील्ड भी आएंगे ही। और इन्होंने काफी कमाल का मैच दिया था रॉयल रंबल के अंदर, डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट द फील्ड का मैच हुआ था, स्ट्रैप मैच, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था उस पूरे पेपर व्यू के अंदर। और उसके बाद जब इन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ड्रॉप करा गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, भाई लोग बिल्कुल ही पागल हो गए थे। लेकिन रेसलमेनिया में इनका जॉन सीना के साथ मैच हमें देखने को मिला था, जो कि अपने आप में एक यूनिक मैच था, फायरफ्लाई फन हाउस मैच। और भले ही वो एक रेसलिंग मैच नहीं था और लोगों के उस पर बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस थे, वो डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो साल 2020 को अगर हम याद करेंगे तो हम उनको भुला नहीं सकते। और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ कुछ देर फ्यूड करने के बाद अब शायद ब्रे वायत का साल सबसे बढ़िया चल रहा है जब से वो मंडे नाइट रॉ पे आए हैं और अलेक्सा ब्लिस के साथ द फील्ड को जोड़ा गया है, क्योंकि उनकी फ्यूड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग चल रही है रैंडी ऑर्टन के साथ। और मेरे हिसाब से गाइज ये बहुत ही बढ़िया साल रहा है ब्रे वायत के लिए और धीरे धीरे अगर वो बिल्ड करते जाएंगे अपने आप को तो शायद अगले साल उनको एक बार फिर से टाइटल जीतने का मौका मिलेगा। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइज तो यहाँ पे नाम आता है द मंडे नाइट मेसाया सेथ रॉलिंस का, क्योंकि मेरे हिसाब से इन्होंने भी काफी देर तक रॉ को अपने कंधों पे रखा है और मोस्ट ऑफ 2020 जो इनकी फ्यूड है वो हम जानते हैं मिस्टीरियो फैमिली के साथ ही रही है और बहुत लंबी फ्यूड थी, खिंची हुई फ्यूड थी। लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं सेथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस को देखूं तो इन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया। मनी इन द बैंक में वो जो मैच दिया ड्रू मैकिंटायर के साथ वो अपने आप में बहुत ज्यादा कमाल था। और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ जो मैच हुआ समर स्लैम के अंदर, मतलब ओवरऑल सेथ रॉलिंस ने यहाँ पे करा क्या कि जो वो अपना बेस्ट दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन एक नई गिमिक के साथ। और जो वायलेंस हमें मंडे नाइट मेसाया की तरफ से देखने को मिली, जितनी भी केओस उन्होंने मचाई, रे मिस्टीरियो की आंख निकाल दी, यही वो मोमेंट्स हैं जो हम याद करेंगे जब इस साल के बारे में बात करेंगे। एंड डेफिनेटली गाइज मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी रही है इस साल। नंबर 4 की हम बात करें तो आई डोंट थिंक कि ये नाम इस लिस्ट में ना हो, ऐसा हो सकता है, और ये है गाइज द वाइपर रैंडी ऑर्टन। अब मतलब रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल के बाद जो है बेसिकली अपने ग्रेटेस्ट रन पे थे और एज के साथ उनका मैच होना था रेसलमेनिया में। और वो फ्यूड के जो प्रोमोस थे भाई अभी मैं अगर जाके वापस सुनता हूँ तो इतने गूज बम्प्स आ जाएंगे, क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट प्रोमो डिलीवरीज एवर इन दैट फ्यूड हमें देखने को मिली थी एज और रैंडी ऑर्टन की तरफ से। मस्त मैच हुआ था दोनों के बीच में और उसके बाद बैकलैश में द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर वो भी हमें देखने को मिला। लेकिन एज जब अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए तो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर रैंडी ने अपनी नजरें बनाई और काफी लंबी फ्यूड इन दोनों के बीच में भी हमें देखने को मिली। अब इस पॉइंट पे आई एग्री कि हम बोर हो चुके हैं इस फ्यूड से और शायद लोग वो मैच फिर से नहीं देखना चाहते, लेकिन वो जो 3 महीने के 3 मैचेस की इनकी बिल्ड चली थी पूरी, वो बहुत ही ज्यादा कमाल थी। और रैंडी ऑर्टन गाइज मेरे हिसाब से इस टाइम पे उनकी जरूरत थी बहुत ज्यादा WWE को, अगर वो वहां पे नहीं होते तो शायद शो की क्वालिटी 5 या 10 गुना कम हो सकती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और अब उनकी फ्यूड फील्ड के साथ चल रही है, जो कि एक बार फिर से एक फ्रेश चीज है। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे नाम आता है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, और ये 2 और 1 पे क्यों नहीं है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली रोमन रेंस वाज द लास्ट मैन जिनको रॉयल रंबल में एलिमिनेट करा था ड्रू मैकिंटायर ने, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था काइंड ऑफ वहां पे। लेकिन उसके बाद गोल्डबर्ग ने इनको डायरेक्टली ही मौका दे दिया कि भाई तुम यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ना मेरे से, तुम मुझे हरा के दिखाओ। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ कि रोमन रेंस ने डिसाइड करा कि WWE से मैं कुछ समय के लिए दूर जाने वाला हूं। और प्रोबेबली मुझे लगता है गाइस कि रोमन रेंस की लाइफ को वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था जो उन्होंने उस समय लिया, ना ही सिर्फ अपनी फैमिली की
प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि जो अब हमें उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब समर स्लैम में रोमन रेंस वापस आए थे तो मैं खुद भाई अपनी कुर्सी से उठ गया था एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, रोमन रेंस केम बैक एज अ हील सुपरस्टार। और अब जो हमें ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर रोमन का स्मैकडाउन पे देखने को मिल रहा है, भाई देख लो अगर रोमन नहीं होते तो स्मैकडाउन की क्या ही हालत रह जाती। तो अपने कंधों पे वो शो चला रहे हैं, अपना जो नया गिमिक वो लेके आए, भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हील रोमन हैज बीन द बेस्ट थिंग ऑन स्मैकडाउन इन 2020। और नंबर 2 या 1 पे मैंने उनको इसीलिए नहीं रखा क्योंकि उन्होंने पूरे साल परफॉर्म नहीं करा, और वो समर स्लैम के बाद जब से आए हैं तो डेफिनेटली बहुत कमाल उन्होंने मचा रखा है। और जो आगे के 2 सुपरस्टार्स हैं वो मुझे लगता है कि ऊपर होना डिजर्व भी करते हैं। और नंबर 2 पे गाइस सबसे पहले आते हैं ड्रू मैकिंटायर। और मेरे हिसाब से लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर मैकिंटायर दिस ईयर। और साल 2020 अगर ऐसा नहीं जाता तो शायद ड्रू मैकिंटायर की बुकिंग हमें कुछ और ही देखने को मिलती। जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को मेनिया में हराया था, उसके बाद WWE ने क्लियर कर दिया था कि ये वो बंदा है जो इस साल हमारी मंडे नाइट रॉ को कैरी करने वाला है, ये वो बंदा है जो WWE चैंपियन रहेगा। और उसके बाद बिल्कुल अनस्टॉपेबल तरीके से मैकिंटायर को पूरे साल बुक करा गया। और ना ही सिर्फ WWE को क्रेडिट जाता है बल्कि मैकिंटायर को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपनी रेसलिंग, जिन्होंने अपने प्रोमोस और ना क्राउड होते हुए इतने अच्छे मैचेस दिए। सेथ रॉलिंस वाला मैच फिर से हमको याद आता है मनी इन द बैंक में, विच वॉज एब्सोल्युटली अ क्लासिक मैच। और उसके बाद जब वो रैंडी से टाइटल हारे भी तो कुछ ही समय बाद वो फिर से जीत गए, तो कुछ ज़्यादा उनके कैरेक्टर को यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई है और अभी भी वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल ही लग रहे हैं एज द WWE चैंपियन। तो मंडे नाइट रॉ की जो जिम्मेदारी थी वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर थी और उन्होंने गाइस जो है इसको बहुत ही अच्छे से निभाया। और फाइनली नंबर 1 पे जो आती हैं गाइस, मेरे हिसाब से इनके अलावा कोई डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर शिफ्ट मैंने पूरे साल में किसी और के साथ देखा नहीं। एंड शी इज नन अदर देन बेली। 2020 काइंड ऑफ एक ऐसा साल रहा है जो कि बेली ने अपनी ड्रीम्स में देखा होगा कि भाई WWE में अगर मैं हूं तो मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगी। बस एक चीज जिसकी कमी रह गई अगर शायद, तो वो फैंस थे। लेकिन बेली ने गाइस जिस तरीके से अपना कैरेक्टर में चेंज लाया, जो प्रोमो डिलीवरी रही है उनकी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। और ना ही सिर्फ वो यहाँ पे स्मैकडाउन पे थी बल्कि मंडे नाइट रॉ और NXT में बीच बीच में उन्होंने अपनी अपीयरेंसेस करी। और पूरे साल जो उनका कैरेक्टर है वो बिल्कुल फ्रेश था और इतनी कमाल की वो हील बन गई। लोग जेन्युइनली चाहते थे कि भाई अब साशा का मौका आ गया है और साशा को हेल इन अ सेल में जीतना ही है अंडर ऑल कॉस्ट। और ये हील को हम हमेशा क्रेडिट देते हैं जब वो बेबी फेस को इतना अच्छा दिखा दे। तो बेली डेफिनेटली डिजर्व करते हैं और ये चीज़ मैं उनको नंबर 1 पे रख के बताना चाहता था कि हम हमेशा मेल सुपरस्टार्स को ज़्यादा ही पसंद करते हैं, लेकिन दिस ईयर वॉज बेलीज ईयर। और बहुत सारे सुपरस्टार्स मुझे पता है कि ऊपर नीचे हो सकते थे इस लिस्ट में गाइस, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कॉमेंट्स में जाएं और अपनी लिस्ट मुझे बताएं, वो मैं देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। और आइडियाज़ दें मुझे कि बेस्ट ऑफ 2020 में हम क्या क्या वीडियोज़ बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।